नमस्कार जेंटलमैन, स्वागत है आपका। मैं हूं योगेंद्र। आप देख रहे हैं बड़ी खबर, और बड़ी खबर में हम बात करेंगे एक बार फिर कोरोना वेरिएंट B2A। ये वेरिएंट BA2, ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट बताया जा रहा है। लेकिन क्या चिंता की बात है, और अभी तक इस वेरिएंट के हमारे यहाँ पे कोई केसेस सामने आए नहीं हैं। ओमिक्रॉन का ही रूप बताया जा रहा है, लेकिन ब्रिटेन सहित कई मुल्कों में लाखों की संख्या में केसेस आ रहे हैं। क्या हमारे यहाँ पे डोज लग चुकी है, उसका कोई बेनिफिट होगा? जो लोग पहले से संक्रमित हो चुका, उनकी इम्यूनिटी बन चुकी है, उन पे कोई असर होगा? ये देखने वाली बात है। चौथी लहर है। विशेषज्ञों का साफ कहना है कि जून तक भारत में ये दस्तक दे सकती है, चौथी लहर। तो कितनी चिंता की बात है, और हमें क्या पहले से ही सावधानी बरतनी होगी, तमाम पहलुओं को लेकर के हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ लगातार कोविड के दरमियान PR गुप्ता साहब अपने सजेशंस देते रहे हैं। डॉक्टर अनीता गौतम जी हमारे साथ लगातार जुड़ती रही हैं। डॉक्टर संजय चौधरी जी, शिशु रोग विशेषज्ञ, हमारे साथ लगातार जुड़ते रहे। सभी का स्वागत है। मैं गुप्ता साहब आपके पास आना चाहूंगा जी। ये वायरस क्योंकि कभी खत्म नहीं होता, वायरस तो रहेगा, लेकिन चौथी लहर, तीसरी लहर से हम लोग निपटे, लेकिन बहुत ज्यादा कुछ नुकसान नहीं हुआ, केसेज काफी बढ़े। अब चौथी लहर कई मुल्कों में दस्तक दे चुकी है। फ्रांस, कोरिया, ब्रिटेन, यहाँ पे लाखों लोग रोज आ रहे हैं, हांगकांग में आ रहे हैं। तो भारत को कितना खतरा है, या फिर कहें कि हमें पहले से ही क्या सावधानियां बरतनी चाहिए? देखिए, पहली बात तो यह है कि जो चौथी लहर आएगी उसके पीछे कई कारण हैं। एक कारण यह है कि हमारे जो पब्लिक और सोशल बिहेवियर है उसमें हम बेहद लापरवाह होते जा रहे हैं। दूसरा, जो वैक्सीन की डोज हमने लगाई थी, वो वैक्सीन की डोज का इफेक्ट अब धीरे धीरे उसका इम्यूनिटी कम होती जा रही है जी। तीसरा, जो वेरिएंट कोई भी आएगा, BA2 वेरिएंट तो हमारे हिंदुस्तान में पहले ही दस्तक दे चुका था। जो इनफैक्ट तीसरी लहर का जो उतरता हुआ पड़ाव था वो BA2 से ही था, जो ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है। लेकिन कोई पता नहीं और भी वेरिएंट आएंगे। चौथी लहर के रूप में आएगी या कोरोना भारत में एंडेमिक हो जाएगा, इस बारे में निश्चित तौर पर नहीं कहा जा सकता। एंडेमिक का मतलब यह है कि स्पोरेडिक केसेस आते रहेंगे। वो स्थिति तो कोई भी पेंडेमिक की एक खास बात है, होती है। लेकिन चौथी लहर आएगी या नहीं आएगी, इस बारे में कोई विशेष कह नहीं सकते। फिर भी हमें अपनी सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी। WHO का कहना है कि जो हमें कोरोना के केसेस दिख रहे हैं वो टिप ऑफ द आइसबर्ग है, यानी बहुत कम दिख रहे हैं। उसका कारण क्या है कि हमारी टेस्टिंग अब बहुत कम हो गई है और लोग लापरवाह होते जा रहे हैं। इसलिए हमें सावधानी तो रखनी ही पड़ेगी, चाहे भारत में ये चौथी लहर आए या ना आए। और यदि कोई और खतरनाक वेरिएंट ना आ गया तो ऐसा अनुमान है कि चौथी लहर भी तीसरी लहर की तरह बहुत ज्यादा नुकसान पहुंचाने वाली नहीं होगी। लेकिन जो मुख्य बात है वो ये है कि WHO ने यही कहा है कि हमें जो टेस्टिंग जारी रखनी है, ट्रैक करते रहना है कहां से कहां फैल रहा है, ट्रीट भी करना है, वैक्सीनेशन पे पूरा ध्यान देना है, यानी कि जो प्रिकॉशन डोज है उसका प्रसार हमें ज्यादा रूप में करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी बात यह है कि कोरोना अप्रोप्रिएट बिहेवियर है, उसके बारे में पुनः हमें सावधान हो जाना चाहिए, भीड़ भाड़ से बचना चाहिए ज्यादा, और सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन करके चलें। और सबसे जो हमारा अमोघ अस्त्र है वो है हमारा मास्क, उसको हमें अप्लाई करते रहना चाहिए। जी बिल्कुल, निश्चित रूप से सावधानी की आवश्यकता है हमें। ये जिस तरह से बिंदास अंदाज में लोग देख रहे हैं, होली का सेलिब्रेशन हुआ, बहुत अच्छी बात है। ये 2 साल बाद में लोगों ने में वो उमंग देखने को मिली सड़कों पर, ये कहूं कि रंगीनोत्सव की लहरें देखने को मिली। लोग, अच्छी बात है, अपनी मस्ती के अंदर सब रहे, लेकिन लापरवाही नहीं, क्योंकि लापरवाही की वजह से ही कोविड अपना दायरा फैलाता है, इसमें कोई संदेह नहीं। अगर आप समय पर सैनिटाइज करते रहेंगे, अपना मास्क वियर करेंगे, तो आपकी खुद की सेफ्टी है, दूसरों की सेफ्टी भी है। मैं अनीता जी के पास में जाना चाहूंगा। मैम, IIT इंस्टीट्यूट्स कह रहे हैं कि जून में हमारे यहाँ पे वेरिएंट आ सकता है, एक संभावना ऐसी जताई जा रही है, क्योंकि दुनिया में अगर आता है तो बचना बहुत मुश्किल है। बस वही है कि आप कितना ट्रेस कर सकते हैं, आप
जो लोग बाहर से आ रहे हैं उन्हें आप क्वारंटाइन करें कि वो अपने साथ कोई कैरी ना करके लेकर के आ सके। तो इस दिशा में अब ये गवर्नमेंट्स का काम है, हम लोग तो क्या आगाह कर सकते हैं या बता सकते हैं, लेकिन हमें क्या वास्तव में किस तरह का ध्यान रखने की आवश्यकता है, क्योंकि लोग जैसे ही पता लगता है कि पेंडेमिक वापस यानी कि खत्म नहीं हुई अभी भी लेकिन फिर वापसी कर सकती है, कोई लहर आ सकती है, तो एक मनोचिकित्सक के नाते आपसे मैं जानना चाहूंगा कि कितना साइकोलॉजिकली आदमी डिप्रेशन में जाता है या फिर कितना तैयार रहने की आवश्यकता है या क्या प्रिकॉशन लेना चाहिए ताकि मेंटली भी स्वस्थ रहना बहुत जरूरी है। देखिए, अगर हम बात करें कि कोरोना लहर की, तो जब सबसे पहले लहर आई थी उस समय इसके बारे में कुछ नहीं पता था, तो लोगों के मन में बहुत ज्यादा डर था। इतना ज्यादा डर था कि जब लॉकडाउन हुआ था तब वाकई में लोग घर से बाहर नहीं निकले थे, एक दूसरे से मिले नहीं थे। घरों में जो जो चीजें भी आ रही थी वो सब सैनिटाइज हो रही थी, साबुन से धुल रही थी, फिर काफी ज्यादा प्रिकॉशंस हम सब ले रहे थे। उसके बाद जब दूसरी लहर आई, लोगों को पता था कि ये क्या है, इसका इलाज क्या है, पर भारत में उस समय उसकी वजह से काफी ज्यादा नुकसान हुआ, काफी ज्यादा एकदम से डेथ हुई। और वो डेथ कैसी थी, ऐसा माना जा रहा था कि कोरोना सिर्फ बड़े लोगों को नुकसान पहुंचा रहा है, पर जब उस समय डेथ हुई थी वो यंग एज में भी हो गई, किसी को भी हो गई एकदम से, मतलब जो अनएक्सपेक्टेड था उन लोगों की भी डेथ हुई। तो उस समय लोगों के मन में एकदम से और ज्यादा डर हो गया कि ये एक ऐसी बीमारी है जो किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती है, किसी की भी जान ले सकती है। तो उस समय भी काफी ज्यादा डर था, पर उस समय लोगों के मन में जो पहले फाइनेंशियल लॉस हुआ था, जो पहले नुकसान हुआ था, वो भी एक डर था। जब तीसरी लहर आई, इंडिया के अंदर वैक्सीनेशन हो चुका था, थर्ड लहर जो आई उसमें लोगों को नुकसान नहीं हुआ। नुकसान में ये कह रही हूँ कि डेथ रेट्स काफी कम थी, बहुत असिम्टोमेटिक लोगों के अंदर हुआ भी जुकाम तो लोगों ने के घरों पे किट लेकर उसको चेक भी कर लिया, या फिर सरकार तक उतनी पूरी मात्रा में उनका वो एक डाटा नहीं पहुंचा, लोगों ने घर पर रहकर ही कर लिया और असिम्टोमेटिक रूप से शांति से लहर निकल गई। जब ये लहर निकल गई तो लोगों के मन में से डर निकल गया कि ठीक है, अब हम इस बीमारी के लिए इम्यून है, अब अगर ये बीमारी होती है तो हमको इतना नुकसान नहीं पहुंचाएगी। अब इट्स लाइक जस्ट अ कॉमन कोल्ड, कि जैसे हमें सर्दी जुकाम हुआ, हम घर पे बैठे थोड़ी देर रेस्ट किया, ठीक है, हमारी बॉडी एक होती है, पर हम इससे मर नहीं सकते या फिर इतना ज्यादा नुकसान हमें नहीं होगा। तो वो डर धीरे धीरे अब निकल गया है, लोगों के मन में आ गया कि अरे अब इस बीमारी से कब तक हम अंदर बैठे रहेंगे, एक फ्रस्ट्रेशन कि नहीं अभी तो हमें बाहर निकलना है, अभी हमें एंजॉय करना है। इसलिए बाहर के ट्रिप्स होते हैं लोगों के, वो भी बढ़ गए, ठीक है, हमें थोड़ा सा टाइम मिला, हम बाहर घूम कर आएंगे, तो वो ट्रिप्स बढ़ गए। तो उसकी वजह से हो सकता है कि इंडिया के अंदर जो फोर्थ लहर है वो नया वेरिएंट भी आ सकता है, क्योंकि डर खत्म हो गया, लोग बाहर जा रहे हैं। दूसरा कि लोग ये मान के चल रहे कि फोर्थ लहर भी हो सकता है कि इसी की तरह से असिम्प्टोमेटिक रहे, ज्यादा नुकसान नहीं हो, और इस वजह से जो उनका सोशल बिहेवियर, जैसा अभी सर ने कहा है, वो काफी तरीके से अभी लापरवाह हो गया है। लोग पार्टीज में जा रहे हैं, अब पार्टीज में कौन मास्क लगाता है, हम अपना चेहरा दिखाते हैं। हम लोग खाना खाने जाते तो रेस्टोरेंट में कौन मास्क लगाता है, किसी के मिलने जाते तो अरे हम उनके मिलने जा रहे तो मास्क कैसे लगाए। इनफैक्ट उन जगह पे भी जहाँ पे इन्फेक्शन के चांसेस ज्यादा होते हैं, जैसे स्टेशन, रेलवे स्टेशन से या हॉस्पिटल से या जो ऐसी पब्लिक गैदरिंग है, इनफैक्ट वहां पे भी लोग मास्क नहीं लगा रहे हैं, क्योंकि उनके मन में ये आ गया कि नहीं अब ठीक है, ये ठीक है, हम इम्यून है, हमें इससे कोई नुकसान नहीं होगा। पर ये सोशल बिहेवियर, हम इस वेरिएंट के बारे में इतना ज्यादा नहीं जानते ये कितना नुकसान पहुंचाएगी, तो अभी इस तरीके से लापरवाह होना बिल्कुल भी सही नहीं है। अभी भी हमें कुछ गाइडलाइंस का तो फॉलो करना पड़ेगा, सैनिटाइजेशन, मास्क, ये सब चीजें अभी भी हमें फॉलो करनी पड़ेगी, क्योंकि मतलब कुछ चीजें हमें हमारे लाइफस्टाइल में चेंज करना ही पड़ेगा। जैसे हम पहले बोलते थे डायरिया से बच्चों को कितना नुकसान होता था, यंग बच्चों की डेथ हो जाती थी, उस समय कितना ज्यादा डरे हुए थे, और धीरे धीरे हमें इसके बारे में पता लग गया कि इसको किस तरीके से रोकते हैं, तो हमारे एक लाइफस्टाइल में चेंज आ गया। उसी तरीके से ये बीमारी है। मैं डॉक्टर साहब वापस लौट रहा हूँ आपके पास में। संजय चौधरी जी हमारे साथ में जुड़े हुए हैं, शिशु रोग विशेषज्ञ। सर आपके पास आना चाहूंगा। संजय जी, एक तो सबसे बड़ी ये कही जा सकती है कि भारत के लिए राहत की बात यह है कि 12 साल प्लस के बच्चों को वैक्सीन दी जा रही है, 15 की पहले कर चुके हैं। तो कोई भी लहर अगर आती है, अभी हम जैसे कहें कि चौथी, थर्ड, फोर्थ, तो ये हमारे लिए कह सकते हैं कि एक राहत की खबर भी है कि एटलीस्ट बच्चों की चिंता भी काफी है। एक नियम तो जो हर्ड इम्यूनिटी का वैक्सीनेशन के पीछे जो नियम है कि एक
करीबन 80 to 85% पॉपुलेशन वैक्सीनेटेड होनी चाहिए। तो उस मध्य ध्यान रखते हुए जो 18 साल से नीचे जो 40% पॉपुलेशन है देश की, अराउंड 40-41% पॉपुलेशन देश की लेस देन 18 ईयर्स की है, तो वो पॉपुलेशन पार्शली वैक्सीनेटेड है। अभी तक तो 15 ईयर्स के से बड़े लोग ही वैक्सीनेट हो पाए पिछले 2-2.5 महीने में। एक बड़ा गैप क्रिएट हो रहा था इस हर्ड इम्यूनिटी को अचीव करने में। उस चीज को अचीव करने के लिए जो सरकार ने अभी 12+ का एज अप्रूव की है, ये उसके बारे में के लिए एक बड़ा कदम होगा, जिससे कि हम हर्ड इम्यूनिटी वाला जो लेवल अचीव कर पाए और जो वायरस है उसके प्रचार प्रसार को फैलने से सोसाइटी में ज्यादा डीपर पेनिट्रेट करने से प्रिवेंट करने के लिए हम रोक पाएंगे। तो डेफिनेटली सरकार का एक बड़ा उचित कदम है, समय पे कदम है, जिससे कि अगर आने वाले अगले 2-2.5-3 महीने बाद अगर ये कोविड फैलना वापस चालू होता है तो हर्ड इम्यूनिटी अगर सिग्निफिकेंट प्रोपोर्शन में रहेगी तो उसको फैलने से काफी हद तक रोक पाएंगे। डेफिनेटली ये काफी कारगर और फायदेमंद कदम होगा हमारे लिए। जी बिल्कुल सर, लेकिन यह जो अभी नई दस्तक जो सामने आ रही है उसको लेकर के बच्चों के लिए, क्या पेरेंट्स के लिए हम कहेंगे अभी भी लोगों में ये भ्रांति बनी हुई है कि बच्चों के लिए लगाएं नहीं लगाएं वैक्सीन, पता नहीं इसका क्या साइड इफेक्ट आएगा, क्या रहेगा। तो मैं उन लोगों के लिए भी कहना चाहूंगा कि क्या किसी तरह की भ्रांति है अभी या इसे दूर करना चाहिए? वैसे तो मैं कहना चाहूंगा कि पेरेंट्स काफी अवेयर हैं बच्चों के टीकाकरण के लिए, वैक्सीनेशन के लिए। वो मेरे को काफी साल, मतलब कि पिछले 1-1.5 साल से हर 10-15 दिन में फोन करके कि बच्चों की वैक्सीन कब आएगी, हम कब लगा पाएंगे अपने बच्चों को वैक्सीन, ये बड़ों वाली वैक्सीन हम बच्चों को पहले किसी तरीके से दे सकते हैं क्या। तो जो बच्चे मैं देख रहा हूँ, जिन पेरेंट्स से मैं रेगुलरली मिलता हूँ, वो काफी मतलब इच्छुक है लगवाने के लिए, इंटरेस्टेड है। तो वो मुझे नहीं लगता कि ये जो बैरियर बड़ों में क्रिएटेड था कि वैक्सीनेशन के साइड इफेक्ट क्या होंगे, कैसे हम डील करेंगे, तो ये बच्चों में हमको कम देखने को मिलेगा, क्योंकि उन्होंने रिसेंट ईयर्स में बच्चों को काफी सारे वैक्सीन लगवाए हैं और उन्होंने देखा है कि उनके बच्चों को काफी कितनी तरह की बीमारियों को, डीपीटी मतलब पर्टूसिस, कुकर खांसी, टाइफॉइड, इन सब तरह की बीमारियों को कंट्रोल करने में उन्होंने एक्चुअल वे में कंट्रोल होता हुआ पाया है। तो मुझे नहीं लगता कि उनको इस बारे में कोई बड़ी भ्रांति होगी, कोई बड़ा रुकावट वो पेश करेंगे। और अब तक तो कुछ दिनों से जैसा अब चालू हुआ है तो डेली क्वेरीज आ रही है कि मैं कहाँ लगवा सकता हूँ, कैसे लगवा सकता हूँ, मैं क्या ध्यान रखूँ, मेरे बच्चे का क्या ध्यान रखूँ। वो चाहते हैं कि आज सुबह चालू हुआ है तो दिन तक तो वो लगवा लें, और बस उसके बाद में कॉल ये आती है कि आप क्या ध्यान रखना है। तो वो काफी प्रो है, आगे हैं कि हम चाहते हैं लगवाना। बिल्कुल, निश्चित रूप से गवर्नमेंट का प्रोटोकॉल को फॉलो करना चाहिए, क्योंकि वैक्सीन आप ही के लिए बनी है, आपके बच्चों के लिए बनी है, तो विशेषज्ञों की सलाह के जरिए, उनके अनुसंधान के जरिए बना है, तो किसी भी तरह की कोई बात नहीं है। ये एक महज एक भ्रांति है अगर लोगों में है तो, क्योंकि इस तरह की चर्चाएं आती हैं कि हम थोड़ा वेट करेंगे। मैं गुप्ता साहब के पास जाना चाहूंगा। सर, जिन लोगों को डोज लगे टाइम हो चुका, कईयों के तो ऐसे हैं कि लास्ट ईयर जुलाई में लगी, किसी को सितंबर में लगी, तो क्या उन लोगों के लिए, क्योंकि हमारे यहाँ 60+ है अभी बूस्टर डोज, तो उन लोगों के लिए भी कुछ ख्याल रखना चाहिए कि हाँ बूस्टर डोज पे अब हमें ज्यादा फोकस करना चाहिए? मैंने शुरू में ही ये बताया था कि जो वैक्सीन लगे जो टाइम हो गया उसकी इम्यूनिटी अब कम हो रही है, इसको वेनिंग ऑफ इम्यूनिटी बोलते हैं। तो प्रिकॉशन डोज जो है वो अति आवश्यक है। और पहले तो स्वास्थ्य कर्मियों में और 60+ डिजीज जिनके थी उनमें था, अब 60+ में वैसे भी हो गया। लेकिन हमें बाकी जो जनसंख्या है उसमें भी प्रिकॉशन डोज का तुरंत से निर्णय लेना चाहिए, क्योंकि वो ही एक ऐसी है जो कोई नया वेरिएंट आएगा तो भी उसको रोक पाने में क्षमता रखेगी। इसलिए प्रिकॉशन डोज तो तुरंत हमें, हमारी गाइडलाइन जो इंडियन गाइडलाइन है अभी वो 9 महीने की है वैक्सीन के बाद में, लेकिन 9 महीने भी शायद हो चुके काफी लोगों को, लेकिन वस्तुतः 6 महीने बाद में प्रिकॉशन डोज का लगाना जरूरी हो जाता है। इसलिए हमें तुरंत इस बारे में सोचना चाहिए। मुझे नहीं लगता कि आज वैक्सीन की कोई कमी है, वैक्सीन लगाने के संसाधन हमने जुटा लिए हैं, इसलिए तुरंत हमें अपनी क्षमता के अनुसार
जो कम से कम 40+ वाले हैं उनको तो जी। वैक्सीन की प्रिकॉशन डोज भी लगा देनी चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे हैं डॉक्टर साहब। दूसरा, आपको लगता है कि अभी राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी ने भी डिमांड की है कि गवर्नमेंट को ये ध्यान रखना चाहिए कि खासकर जिन मुल्कों में कोरोना का चौथा वेरिएंट या चौथी लहर आ चुकी है, वहां से जो पैसेंजर्स आ रहे हैं, जो ट्रेवल करके आ रहे हैं, उन लोगों को ध्यान रखना चाहिए, उन लोगों पर फोकस किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो लापरवाही रही है पहले से भी, तो क्या वास्तव में अभी इस पे गौर कर लेना चाहिए? क्योंकि हमारे यहाँ पे देखिए ब्रिटेन से, फ्रांस से, हांगकांग से, कोरिया से काफी आना जाना रहता है। पूरे विश्व से हमारी फ्लाइट्स करीब करीब चालू हो चुकी हैं सर, इसलिए मैंने आपको एक और भी बताया था, WHO के जो 5 मंत्र हैं कि पहला टेस्टिंग, ट्रैकिंग, फिर ट्रीटमेंट, फिर वैक्सीनेशन और फिर कोविड अप्रूव्ड बिहेवियर। तो ट्रैकिंग का मतलब यही है कि कोई भी इंटरनेशनल फ्लाइट से आता है तो एयरपोर्ट पे उसकी स्क्रीनिंग होनी चाहिए और उसके मूवमेंट ट्रैक होने चाहिए कि वो कहाँ जा रहा है, क्यों जा रहा है, ठीक है ना। और यदि कहीं भी कोई केस मिलता है तो ट्रैकिंग के जरिए उसको तुरंत उसकी पहचान होनी चाहिए। बिल्कुल ये जरूरी है। मुझे लगता है कि गवर्नमेंट अपने हिसाब से गाइडलाइन तय भी कर रही होगी, क्योंकि उन लोगों को ज्यादा चिंता है, हमारी फिक्र है। लेकिन गुजारिश करने की बात यही है कि हमें कोई लापरवाही नहीं रखनी चाहिए। वेरिएंट कोई भी हो सकता है, कब उसका घातक मोड आए कोई पता नहीं है, क्योंकि सेकंड वेव जब आ रही थी अप्रैल मई में 2021 में, किसी ने सोचा भी नहीं था कि ये स्थितियां बनेंगी, और जो तबाही मचाएं कि वो मुझे लगता है कि कोई उसे भुला नहीं सकता। तो ऐसी पोजीशन ना बने। और वायरस तो वायरस से है कि अगर कोई भी कैरी करके लेके आ रहा है, आपको पता नहीं लग सकता है कि क्या पोजीशन है। हो सकता है कि वो वैक्सीनेट हो, उसको दिक्कत नहीं है, लेकिन वो कैरी कर सकता है, वो दूसरों को इफेक्ट कर सकता है। तो ये ध्यान रखने की आवश्यकता है कि सोचे कि नहीं, उसका तो वैक्सीन लगा हुआ था, वो उसको क्या फर्क वो दूसरों पे डाल सकता है। खुद तो ठीक है, आप सिक्योर हो, बट दूसरे को आप पे संक्रमित कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि इस नजरिए से हमें देखना होगा कि मेरा ये मत है इसमें कि कोई नया वेरिएंट यदि आ गया तो हम खुद भी पूर्णतया सुरक्षित नहीं रहेंगे। कैरियर तो हम बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन यदि कोई ऐसा वेरिएंट आ गया, किसी ने भी नहीं सोचा था कि दूसरी लहर में डेल्टा वेरिएंट इतना लीथल हो जाएगा, लेकिन आज भी ऐसी संभावना है कि कोई भी ऐसा वेरिएंट आ जाए जो कि लीथल भी हो, संक्रामक भी हो और लीथल भी हो। तो ऐसा वेरिएंट यदि आ गया तो कोई भी सुरक्षित नहीं बचेगा। लेकिन नेचुरल हिस्ट्री पैंडेमिक्स की ये कहती है कि तीसरी और चौथी लहर बहुत कमजोर होती है। बिल्कुल ये कहा जा सकता है कि ये इसको एक अवस्था के रूप में भी हम देख सकते हैं कि जैसे 4 फेज हमारे होते हैं, तो सेकंड फेज एक तरह से कहा जाता है कि जवानी का जो फेज होता है, जवानी का जोश होता है। बिल्कुल, तो उसी तरह से हम इसको कह सकते हैं। थर्ड वेव में आते आते जिम्मेदारियों के साथ में आदमी का बुढ़ापा, और चौथी वेव तक, यानी कि चौथी अवस्था जो होती है, एक ऐसे मुझे किसी ने बताया, तो उसी तरह से सेकंड वेव को इसी तरह से देखा गया है कि वो युवा अवस्था थी उस वायरस की, और वो तबाही मचाना, क्योंकि यूथ जो होता है वो आप जानते हैं कि अपनी ताकत का उसमें जोश होता है, वो ही एक देख सकते हैं। लेकिन फिर भी कई बार बुजुर्ग भी फायर कर देते हैं, तो हमें सावधान रहने की आवश्यकता है कि ये नहीं मानना चाहिए कि चौथी लहर है, चल अंतिम पड़ाव पे है। बिल्कुल भी नहीं है, वायरस हमेशा हमारे इसमें माहौल में रहेगा, लेकिन बस ये है कि आप उससे बचते रहें। वो कमजोर पड़ सकता है, लेकिन हाँ है, और अगर पहले से किसी को कोई बीमारी है तो उन लोगों के लिए ज्यादा परेशानी कोई भी वायरस कर सकता है। अनीता जी, आपके पास आना चाहूंगा मैं। एक सोच लोगों की बन जाती है कि अब कोई खतरा नहीं है। मैंने बहुत सारे लोगों की वो देखा है कि खबरें चली हैं जिन्होंने फर्स्ट वेव में कहा कि कोई खतरा नहीं है, दूसरे में पूछा उन लोगों से कि आप मास्क नहीं पहन रहे हैं कि इतना घातक, कि कोई फर्क नहीं पड़ता, 10 दिन बाद में पता लगे कि वो फाइल निपट गई उनकी। तो कुछ ऐसी चीजें आती हैं सामने लोगों की कि नहीं कोई कोरोना नहीं है। अलग अलग भ्रांतियां कि तो मेडिकल के लोग कर रहे हैं, ये कर रहे हैं। आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा कि कोई कोरोना है ही नहीं है। तो उन लोगों के लिए कुछ कहना चाहेंगे? बिल्कुल, लोगों ने ये भी कहा कि हो सकता है ये गवर्नमेंट का कोई ऐसा हो या मीडिया का ऐसा हो कि ऐसी कोई बीमारी नहीं है, लोगों ने इनको ज्यादा हाइप कर रखा है।
काफी सारी भ्रांतियां लोगों में फैली हुई है। कई लोग बोलते हैं अरे हमारा तो बिल्कुल गांव का एरिया है, वहां पे कोरोना वायरस थोड़ी ना आएगा, हम तो बहुत हेल्दी खाते हैं, हम तो घर का, हम तो देसी खाना खाते हैं, हम तो अच्छे से रहते हैं, खुली हवा में रहते हैं। अलग अलग भ्रांतियां हैं लोगों के मन में कि ये वायरस तो हमें हो ही नहीं सकता। ये एक माइंड सेट होता है जिसके अंदर हम ऐसी चीज को अपनाते नहीं है कि जैसे नहीं ये चीज तो हमें हो ही नहीं सकती है, ये हमारा थोड़ी ना, ये लोगों को हो जाएगा, ये बीमारी लोगों को हो जाएगी क्योंकि लोग अच्छी तरीके से नहीं रहते, हेल्दी नहीं खाते, अच्छी नींद नहीं लेते या कुछ भी ऐसा। पर हम तो बहुत अच्छे हैं, हम अच्छे से रहते हैं, हम हेल्दी खाते हैं, हम अपना पूरा ध्यान रख सकते हैं, इसलिए ये बीमारी हमें नहीं होगी। अवॉइडेंस लोग करते हैं, पर फिर भी कहीं ना कहीं ये बीमारी तो किसी को भी हो सकती है। इसके अंदर मेंटल स्टेट को अभी काफी ज्यादा अपने आप को मजबूत बनाने की जरूरत है। इसलिए बनाने की स्पेशली मैं अभी ये कह रही हूँ क्योंकि आपने देखा होगा कि जब सेकंड और थर्ड लहर, सेकंड लहर आई थी स्पेशली, तो जिन लोगों के घरों के अंदर अर्निंग मेंबर, वो एकदम से जिनकी डेथ हुई अनएक्सपेक्टेड, वो उनका स्टेट ऑफ माइंड, अभी मैं ऐसा नहीं कहूंगी कि वो ठीक हो गया है, क्योंकि वो चीज तो अभी तक उनके लाइफ टाइम में हमेशा रहेगी। वो एक अवसाद, वो एक डिप्रेशन, वो नेगेटिविटी उनके घर में, उनके मन में हमेशा रहेगी कि ऐसी एक बीमारी आई जिसने हमारा घर तबाह कर दिया। बिल्कुल। जब फर्स्ट और सेकंड लहर आई थी, लोगों के जितना पैसा जमा था वो उन्होंने खत्म कर दिया। इनकम अभी आ नहीं रही है, जो पैसा था खत्म हो गया, फाइनेंशियल लॉस खत्म हुआ है। तो वो एक चीज काफी नेगेटिव लोगों के अंदर स्पेशली अभी भी है कि जितना हमारा पैसा था अब खत्म हो गया, मेरे पास नया बिजनेस स्टार्ट करने के लिए पैसा नहीं है, नौकरी मेरी चली गई है, मुझे इसके अलावा कुछ और काम आता नहीं है, अभी मैं क्या करूं, मेरे परिवार को कैसे पालूं। ये एक बहुत बड़ी चीज होती है स्पेशली बच्चों के लिए। जैसे अभी अपन ने बात करी कि मेरे को कुछ हो जाए पर मेरे बच्चों को कुछ नहीं हो, लोगों के अंदर इतना डर है कि ठीक है ये बड़ों वाली वैक्सीन आधी डोज करके हम बच्चों को लगा दे, आधी तो है, ठीक है चल जाएगा क्या। ऐसे काफी सारे भ्रांतियां, काफी सारे मिथ, अगर लोगों ने ये हाइप बना रखा है, मीडिया ने, सरकार ने, WHO ने इस तरीके से फैला रखा लोगों के मन में डर, अगर हम हमारे बच्चों को वैक्सीन लगा देंगे उनको कुछ हो जाएगा। तो ये काफी सारी चीजें हमें सोशल अवेयरनेस से एक इनके मन में ये भ्रांतियां दूर करनी पड़ेगी। ये बहुत ज्यादा जरूरी है कि वैक्सीनेशन बहुत जरूरी है, मास्क बहुत जरूरी है और सोशल डिस्टेंसिंग। जी अनीता जी, मैं चौधरी साहब का रुख करना चाहूंगा, समय का अभाव है। सर आपके पास आना चाहूंगा। देखिए हमारा सर मकसद ये है कि लोग अवेयर रहें, क्योंकि एक मीडिया की भी ये भूमिका है और हम कोशिश करें कि लोग ज्यादा से ज्यादा जागरूकता, मास्क वेयर करें, क्योंकि कोरोना गया नहीं है, हमें मान के चलना चाहिए। ठीक है आपने होली की उमंग और सब कुछ हो गया कि आप जा रहे हैं कहीं पे भी, अपना चेहरा दिखाइए, बिल्कुल आप दिखाते रहिए, बट थोड़ा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि कहीं पे ज्यादा लोग हैं तो हमें सावधानी बरतनी होगी। मास्क को हेलमेट की तरह नहीं, पुलिस वाला दिख रहा है मास्क लगाए एक कान में, थोड़ा सा फिर वापस हो गए। मास्क को अलग अलग तरीके से पहनते हैं। गुप्ता साहब वगैरह ने कई बार इस बात को बताया कि मास्क को प्रॉपर तरीके से पहने, उसे आफत ना समझे, वो आपके लिए एक राहत है। तो सर बच्चों के लिए मैं चाहूंगा कि वास्तव में अभी पेरेंट्स को थोड़ा ज्यादा गौर करने की आवश्यकता है। हाँ, पेरेंट्स, जब हम, अपने को मालूम है कि पेरेंट्स बच्चों के लिए काफी कंसर्न है, जागरूक है, लेकिन उन पे विश्वास जताना है, उनको मास्क पहनने का तरीका बताना है, मास्क उनके साथ हमेशा अवेलेबल रखाना है, ये बहुत जरूरी है। नहीं तो वो केवल थ्योरेटिकल पार्ट ही रह जाता है कि आपको मास्क लेके जाना है, लेकिन उनके पास इंश्योर करना है पेरेंट्स को कि बच्चे के पास हमेशा, जब भी घर से बाहर निकले या उसके कोई दोस्त मित्र बाहर से घर पे आए, कोई ट्यूशन कोचिंग वगैरह जाता है, तो मास्क उसके पास हमेशा अवेलेबल रहे, अच्छी क्वालिटी का मास्क हो, उसको बार बार समझाएं कि नाक मुंह अच्छे से कवर होने चाहिए, तो वो उसकी कंप्लायंस बेटर इंप्रूव होगी। वहाँ पे जो स्कूल टीचर या फिर जो ट्यूशन वगैरह के जो टीचर हैं, उनसे इंश्योर करें कि वहाँ पे जो भी बाकी बच्चे भी आ रहे हैं, मेरा बच्चा मास्क लगा के जा रहा है लेकिन बाकी बच्चे नहीं लगा के आ रहे हैं, तो वो कंप्लायंस पूरी हो जाती है और बच्चा भी देखता है मैं अकेला ही अलग से दिखता हूँ, मैं ही बेवकूफ सा देखता हूँ, तो मैं भी नहीं लगाऊंगा पापा, तो वो मना करता है। तो वहाँ पे इंश्योर करना है कि वहाँ पे बाकी जो बच्चे आ रहे हैं, पेरेंट्स टीचर्स हैं, जो दूसरे वहाँ पे लोग मिलने आ रहे हैं, वो भी मास्क को अप्रोप्रिएटली यूज करें, दिखाएं कि ये एक अच्छी चीज है। जी डॉक्टर साहब, बिल्कुल निश्चित रूप से, जी बिल्कुल, ये एक अवेयरनेस बहुत जरूरी है और जो वैक्सीन आपके लिए बनी है आप उसको जरूर यूज करें।
चिकित्सक की सलाह ले सकते हैं अगर आपको कहीं कोई भ्रांति लगती है तो, लेकिन प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है उसका हमें ख्याल रखना होगा। ये हम इसी वजह से चाह रहे हैं कि लोगों में जागरूकता बनी रहे। मास्क को आप आफत न समझे, मास्क को आप जरूर लगाएं, वो आपके लिए जीवन दायिनी कहें उसे अभी, क्योंकि कब कौन कैरी करके लेके आ जाए और जिस तरह से स्प्रेड करता है, ये कहा जाता है कि इसकी स्प्रेडिंग पावर जो है वो काफी है, संक्रमित करने की जो कैपेसिटी है बहुत जबरदस्त है अभी जो नया वेरिएंट है उसकी, तो उस लिहाज से हमें ध्यान रखने की आवश्यकता है। तो चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप तमाम अतिथियों का। बड़ी खबर में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।